नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति यहाँ बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक सहकार चैनल है, सहकार यूट्यूब करके। यूट्यूब पर जाकर आप टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब, तो मेरे चैनल पर जितने वीडियो अपलोड है, जिनकी संख्या लगभग 52 है, वो आपको देखने और सुनने का मौका मिलेगा। इन सभी वीडियो का संबंध सहकारी समितियों के विभिन्न गतिविधियों अथवा निर्वाचन की प्रक्रियाओं अथवा सदस्यता की प्रक्रिया और सहकारी समिति अधिनियम और नियमावली के विहित प्रावधानों और नियमों से है। आज के अंक में मैं परिसमापन से संबंधित नियमों की चर्चा करूंगा, जो नियमावली में दिया गया है। बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 का अंग है। आपको विदित हो कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 42 से लेकर 44 तक सहकारी समितियों के परिसमापन की विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की गई है। उनके आलोक में ही नियमावली का निर्माण किया गया है और नियमावली के में परिसमापन से संबंधित नियम बनाया गया है। नियम 64 है। नियम 64 एक विस्तृत नियम है। इसमें परिसमापक की नियुक्ति अथवा बर्खास्तगी और परिसमापक के वेतन और अथवा पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में प्रावधान नियम बनाया गया है। तो नियम 64 का उपनियम 1 कहता है, सोसाइटी का परिसमापन का निर्देश देने वाला, अधिनियम की धारा 42 के अधीन, आदेश एवं परिसमापक की नियुक्ति करने वाला, धारा 44 की उपधारा 1 के अधीन, आदेश का प्रकाशन शासकीय राजपत्र में तथा रजिस्ट्रार द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य प्रकार से किया जाएगा। यह परिसमापन के आदेश के संबंध में प्रकाशन की चर्चा करता है। अब नियम 64 का उपनियम 2 कहता है कि रजिस्ट्रार जिस रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के परिसमापन हेतु आदेश पारित हो चुका हो, उसके लिए किसी व्यक्ति को परिसमापक नियुक्त कर सकेगा और समय समय पर उसे परिसमापक को बदलने का भी अधिकार होगा। यह भी रजिस्ट्रार के पास है, परिसमापक की नियुक्ति करने का और समय समय पर परिसमापक को बदलने का भी अधिकार है। अब 64 का उपनियम 3 क्या कहता है, इसको देखिए। यह कहता है कि बर्खास्त हो जाने पर परिसमापक के लिए सोसाइटी से संबंधित सभी संपत्ति, बहियों, अभिलेखों और लेखों को उस व्यक्ति को सौंप देना आवश्यक होगा जिसे रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करेगा। अब 64 का उपनियम 4 देखिए क्या कहता है। परिसमापक का पारिश्रमिक और सेवा शर्तें और बंधजे वही होंगी जो रजिस्ट्रार निश्चित करेगा और उसकी पारिश्रमिक सोसाइटी की आस्तियों से अन्य सारे दावों से पूर्वदेय होगा। 64 का उपनियम 5, परिसमापक की नियुक्ति के समय रजिस्ट्रार एक अवधि निर्धारित कर सकेगा जिसके भीतर परिसमापन की कार्यवाही पूरी कर लेनी होगी और समय समय पर वो उस अवधि को बढ़ा सकेगा। आपको विदित है कि विभिन्न सोसाइटियों के परिसमापन की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसे हमारे यहाँ छपरा केंद्रीय सहकारी बैंक और दरभंगा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है। यह उसका उदाहरण है। और वहाँ के डीएम को उसका परिसमापक नियुक्त किया गया है। जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं वो संयुक्त परिसमापक हैं और जो डीसीओ हैं वो सहायक परिसमापक हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नियम 65 पर आता हूँ। यह प्रक्रिया की चर्चा करता है कि परिसमापन की प्रक्रिया क्या होगी, इसको देखने की जरूरत है। यह कहता है कि रजिस्ट्रार एक सूचना प्रकाशित कराएगा जिसके द्वारा वह सूचना के प्रकाशन से 1 माह के अंदर सोसाइटी पर सारे दावों का परिसमापक के प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करेगा। इससे सोसाइटी की लेखा बहियों में अभिलिखित सारे दायित्व सम्यक रूप में अधिसूचित समझे जाएंगे। पूर्व के अंक में मैंने एक चर्चा किया था कि परिसमापन का आदेश होने के साथ ही उसका ऑडिट होगा और इसमें 65 में प्रावधान है कि वो एक सूचना प्रकाशित करेगा कि कोई भी व्यक्ति यदि केंद्रीय सरकारी बैंक का डिपॉजिटर हो, जैसे छपरा दरभंगा के संदर्भ में, तो अपना दावा प्रस्तुत करे, या कोई अन्य सहकारी समिति जो परिसमापन में चली गई है उसका यदि कोई उस पर बकाया हो तो 1 माह के अंदर अपना वो दावा प्रस्तुत करे। अब प्रक्रिया की चर्चा है 65 में। उसका एक उपनियम 2 देखें। परिसमापक सोसाइटी की सारी आस्तियों और उसके कारोबार से संबंधित सभी बहियों, अभिलेखों और अन्य लेखों को अविलंब अपने अधिकार में लेगा। सारी आस्तियों मतलब सभी एसेट्स, सभी अभिलेखों और डॉक्यूमेंट्स को अपने अधिकार में ले लेगा। अब नियम 65 का उपनियम 3 कहता है कि रजिस्ट्रार के अनुमोदन से परिसमापक में कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए कर्मचारी
व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा। परिसमापन कार्य को मूर्त रूप देने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति करना जरूरी है, तो परिसमापक कर सकेगा। 65 का उपनियम 4, परिसमापक को समय समय पर सोसाइटी के सदस्यों की सभा बुलाने का अधिकार होगा। उपनियम 5, परिसमापक रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्धारित बहियां तथा लेखा रखेगा। अब उपनियम 6, परिसमापक हर मामले में रजिस्ट्रार के नियंत्रण और अधीक्षण में रहेगा और उसके प्रति उत्तरदायी होगा। उपनियम 7, परिसमापक सोसाइटी की उन आस्तियों एवं दायित्वों का एक विवरण तैयार करेगा जो परिसमापनार्थ आदेश की तिथि को विद्यमान थे। एसेट और लायबिलिटीज़ की विवरण तैयार करेगा। उपनियम 8, परिसमापक सोसाइटी की देय राशियों की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा और रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उसके लिए मुकदमा कर सकेगा। उपनियम 9, तत्पश्चात परिसमापक सोसाइटी के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों एवं मृत सदस्यों के मनोनीत व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों एवं विधि सम्मत प्रतिनिधियों अथवा किसी पदाधिकारी एवं भूतपूर्व अधिकारी द्वारा सोसाइटी की आस्तियों में किए जाने वाले अंशदान को विनिश्चित करेगा और यह भी विनिश्चित करेगा कि कौन व्यक्ति किस अनुपात में परिसमापन का व्यय वहन करेगा। अब 10 है, 65 का उपनियम 10 क्या कहता है, देखिए। परिसमापक अपने द्वारा निर्गत किए गए सभी आदेशिकाओं को तामली के लिए संबद्ध समाहर्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजेगा, जो उस प्राप्ति के बाद उन आदेशों के संबंध में, निर्देशों के संबंध में वैसी कार्रवाई करेगा मानो वे उसके राजस्व न्यायालय से निर्गत हों तथा तामला प्रतिवेदन परिसमापक के पास लौटाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वह आदेशों की तामला के लिए, निर्देशों की तामला के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को भेज सकता है, राजस्व न्यायालय को, समाहर्ता को भेज सकता है, और समाहर्ता उसी तरह से उनका तामला कराएंगे मानो वे उनके राजस्व न्यायालय जो निर्गत हो। अब उपनियम 11 क्या कहता है, परिसमापक परिसमापन के कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साक्ष्यों के अभिलिखित साक्ष्यों का सार तथा प्रविष्ट लेखों की सूची अपने पास रखेगा। उपनियम 12 क्या कहता है, परिसमापक संबद्ध व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक द्वारा अंशदान की प्रस्तावित राशि की मांग करता हुआ प्रपत्र 11 में सूचना पेश करेगा और यदि सूचना की तामली से 1 माह के अंदर इस संबंध में कोई आपत्ति पेश की जाएगी तो वह आपत्ति की सुनवाई करके संक्षिप्त निधि से उसका निपटारा करेगा। परिसमापन में प्रति व्यक्ति का क्या अंशदान होगा, इससे संबंधित नियम है। फिर नियम 13 क्या कहता है, इसको देखिए। सभी संबंधित कागज के साथ इस आदेश को, जिसे अभिराय आदेश कहा जाएगा, रजिस्ट्रार के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा एवं निबंधक यदि उचित समझेगा तो उसमें सुधार कर सकेगा अथवा और भी जांच अथवा अन्य कार्रवाई के लिए परिसमापक को वापस लौटा सकेगा अंशदान से संबंधित जो आदेश होगा सो। नियम 14 कहता है, नियम 65 का उपनियम 14, जब रजिस्ट्रार अभिराय आदेश का अनुमोदन कर देगा तो परिसमापक बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लोक मांग की वसूली के लिए उपबंधित रीति से उस जिला अथवा मंडल के सर्टिफिकेट पदाधिकारी के पास तत्संबंधी मांग पत्र पेश कर सकेगा जिससे में सोसाइटी अवस्थित हो। रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद वह पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली के लिए कार्रवाई करेगा, इसका उल्लेख करता है। उपनियम 15 क्या कहता है, यदि सर्टिफिकेट ऑफिसर किसी व्यक्ति के प्रति निर्धारित राशि वसूली में अक्षम हो तो परिसमापक समय समय पर उस व्यक्ति के प्रति सोसाइटी के ऋण में उसका दायित्व के लिए नया अंशदान आदेश तब तक जारी करेगा जब तक समिति की पूरी राशि वसूल न हो जाए, और इस प्रकार नया आदेश मौलिक आदेश जैसा ही कार्यवाही माना जाएगा। और 65 का उपनियम 16 देखिए, परिसमापक परिसमापन करवाहियों का रिकॉर्ड तथा प्राप्त सारे राशियों एवं किए गए सारे भुगतानों का लिखा रखेगा। और उपनियम 17 देखिए, दावेदारों के भुगतान की प्राथमिकता का दावा सहित सोसाइटी पर किसी दावा के संबंध में परिसमापक का निर्णय रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन होगा और रजिस्ट्रार की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना किसी भी दावेदार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि भुगतान का हकदार व्यक्ति पता अज्ञात होने अथवा किसी अन्य कारण से परिसमापक किसी दायित्व को संपन्न नहीं कर पाएगा तो उस असंपन्न दायित्व से संबंधित राशि निबंधक द्वारा अनुमोदित किसी निबंधित सोसाइटी अथवा बैंक में निक्षिप्त कर दी जाएगी, डिपॉजिट कर दी जाएगी। उपनियम 18 देखिए, परिसमापक परिसमापन की कार्रवाइयों में ही प्रगति को प्रदर्शित करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित
आवधिक प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत करेगा। 19 परिसमापन के प्रभारण में रहने वाली सभी निधियों तथा उसके द्वारा किए गए सभी संग्रहों को रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किसी निबंधित सोसाइटी अथवा बैंक में निक्षिप्त किया जाएगा। 65 का उपनियम 20 का क यदि सोसाइटी को संदेह सभी राशियों की वसूली एवं सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के उत्तराधिकारियों, मनोनीत व्यक्तियों अथवा विधि सम्मत प्रतिनिधियों से अंशदान तथा परिसमापन व्यय वसूलने के बाद यदि सोसाइटी के परिसमापकों को अदायगी करने के बाद कोई अधिशेष बचे तो परिसमापकगण सदस्यों की एक बार सभा बुलाएगा। इस सभा में परिसमापकगण परिसमापन कार्रवाइयों में की गई कार्रवाइयों की विवरणी प्रस्तुत करेंगे। रजिस्ट्रार को अंतिम प्रतिवेदन भेजेंगे जिसमें यदि सोसाइटी के सभी दायित्वों के भुगतान के बाद कोई अधिशेष बच जाए तो उस अधिशेष के व्ययन का प्रस्ताव भी रहेगा। रजिस्ट्रार द्वारा अधिशेष के व्यनार्थ अंतिम आदेश पारित किया जाएगा और उस अधिशेष के व्यवनोपरांत परिसमापन रजिस्ट्रार के पास अगला प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। 20 का ख है उपनियम 20 का ख किसी भी परिसमाप्त सोसाइटी पर परिसमापन व्यय प्रथम अधिभार होगा। पहला हो लिक्विडेशन का जो कॉस्ट है वह प्रथम अधिभार हो गया। इस क्रम में दूसरे कर्मचारियों द्वारा ली गई सेवा का पारिश्रमिक बकाया होगा और तत्पश्चात सरकारी मांगे अथवा अंकेक्षण शुल्क और तब अन्य लेनदारों के बकाये होंगे एवं रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित क्रम का अनुपालन किया जाएगा। अगला है परिसमापन 21 है नियम 65 का उपनियम 21 है। परिसमापन कार्यवाही की समाप्ति पर परिसमापक सोसाइटी की सभी बहियों और अभिलेखों तथा परिसमापन कार्यवाही से संबंधित सभी कागजात वित्त प्रदान करने वाले बैंक अथवा उस क्षेत्र के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसमें वो सोसाइटी अवस्थित है अथवा जैसा रजिस्ट्रार निर्देश दे जमा कर देगा परिसमापन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद। अब नियम 65 का उपनियम 22 का कहता है उपनियम 21 में विहित रीति से सभी बहियों और अभिलेखों को जमा कर दिए जाने के बाद रजिस्ट्रार सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्री निबंधन जो प्रमाण पत्र है उसको रद्द कर देगा। तो जो नियम 65 है उसमें लिक्विडेशन की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है जिसको हमको समझना चाहिए कि लिक्विडेशन का प्रोसेस का को कंक्लूजन पर कैसे ले जाया जाएगा और कैसे उसका डॉक्यूमेंट जो है जमा किया जाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है और इसको अधिनियम की धारा 42 से लेकर 44 के साथ पढ़ना चाहिए। अब मैं अपील एवं परीक्षण पर आता हूँ। नियम 66 अपील एवं परीक्षण की चर्चा करता है। नियम 66 का उपनियम 1 कहता है कि इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील अथवा पुनरीक्षण का प्रत्येक आवेदन पत्र एक ज्ञापन की शक्ल में होगा जिस पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा समुचित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा और ज्ञापन के साथ उस निर्णय या आदेश की प्रति संलग्न रहेगी जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण दायर किया जाएगा। अब 66 का उपनियम 2 ज्ञापन में निर्णय या आदेश के विरुद्ध आपत्ति के आधार तथा दावाकृत अनुतोष वर्णित रहेंगे साक्ष्य के साथ। 66 का उपनियम 3 अधिनियम के तहत अपील या पुनरीक्षण की दिशा में समुचित प्राधिकारी प्रभावित पक्षों की सुनवाई का अवसर देगा और संक्षिप्त कार्यवाही में आपत्ति का निस्तार करेगा। अब उपनियम 4 का क्या कहता है इसको देखिए। यह कहता है कि इस नियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में उपबंधित अपील न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। अभी 5 क्या कहता है 66 का उपनियम 5 अपील अथवा परीक्षण में केवल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संबद्ध पक्ष को निःशुल्क दी जाएगी। उसमें जो आदेश हो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क देने का प्रावधान है। अब नियम 67 की मैं बात करता हूं जो अपील की मंजूरी करने की मंजूरी से संबंधित है। यह कहता है कि परिसमापक के आदेश की संसूचना की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर अधिनियम की धारा 44(5) के अधीन अपील करने के लिए विशेष मंजूरी हेतु रजिस्ट्रार के पास लिखित आवेदन करना होगा और उस आवेदन पत्र के साथ अपील ज्ञापन की प्रति संलग्न रहेगी। आवेदन के निपटारा के बाद रजिस्ट्रार आवेदक तथा परिसमापक के पास अपने आदेश की सम्यक रूपेण प्रमाणित प्रति प्रेषित करेगा। यह बहुत ही विस्तृत में मैंने इसकी चर्चा की है नियम की। और नियम के जो अगले उपबंध है
उसका संबंध विवाद या माध्यस्थम से है, आर्बिट्रेशन से है। धारा 48 की, जब मैं नियम की धारा 48 की चर्चा कर रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार को आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन उसके अंतर्गत जो नियमावली के प्रावधान है उसके अंतर्गत, अब नियमावली के क्या प्रावधान है विवाद या आर्बिट्रेशन माध्यस्थम का, उसको में हम देखना चाहिए कि वह आर्बिट्रेशन कैसे होगा विवाद के अंतर्गत। 68 का विवाद माध्यस्थम की चर्चा करता है। 68 का उपनियम 1 कहता है कि धारा 48 के अधीन किसी विवाद को लिखित रूप में रजिस्ट्रार के पास निर्देशित किया जाएगा, और क विवाद में हित रखने वाले निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति अथवा विवाद का कोई एक पक्ष, अथवा यदि प्रबंध समिति के सदस्य की ओर से सोसाइटी संबंधी विवाद है तो सोसाइटी का कोई सदस्य ऐसा निर्देशन कर सकेगा। मतलब कि विवाद कौन प्रस्तुत करेगा इसका उल्लेख करता है। अब 68 का उपनियम 2 है, उसको आप देखिए। यह कहता है कि जब विवाद का संबंध सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के जिम्मे बाकी राशि से होगा तो निर्देशन में प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम तथा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधमन्य सदस्यों की सूची, उनमें से प्रत्येक के प्रति प्रादाय रकम अंतर्निहित रहेंगे। परंतु असीमित दायित्व वाली निबंधित सोसाइटी की दिशा में उस सोसाइटी के सब सदस्यों की सूची तथा प्रत्येक सदस्य के जिम्मे बकाया की रकम उसमें अंतर्निहित होगी। अब 68 का उपनियम 3 क्या कहता है, इसको देखिए। इस तरह का निर्देशन करने पर रजिस्ट्रार विपक्ष पर एक सूचना तामील करेगा कि वह सूचना में वर्णित समय के अंदर कारण बतावे कि विवाद को आवेदक के पक्ष में क्यों नहीं निर्णित कर दिया जाए। उस वर्णित समय की समाप्ति पर चाहे विपक्ष ने कारण बताते हुए लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया है अथवा नहीं, निबंधक या तो स्वयं विवाद का निपटारा करेगा अथवा इतदर्थ रजिस्ट्रार की शक्तियाँ प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के पास विस्तारणार्थ अंतित करेगा, अथवा स्वयं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों को निर्णयार्थ निर्देशित करेगा। यदि एक से अधिक मध्यस्थ होंगे तो निबंधक उनमें से एक को अध्यक्ष मनोनीत करेगा जो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मध्यस्थों के नाम पर काम करेगा और मामले के निस्तार संबंधित आवश्यक पत्राचार करेगा। 68 का उपनियम 4, यदि किसी मध्यस्थ की मृत्यु हो जाए अथवा वह काम करने से इनकार करे या काम की उपेक्षा करे और वह अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा काम करने में असक्त हो जाए अथवा रजिस्ट्रार किसी कारणवश आवश्यक समझे तो रजिस्ट्रार उसके स्थान पर मध्यस्थन का काम करने के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत करेगा। यह हो गया। अब 5 है 68 का उपनियम 5, जब कोई विवाद मध्यस्थम को निर्देशित कर दिया जाएगा तो रजिस्ट्रार मामले के अभिलेख सहित मध्यस्थों के निर्णय हेतु समय सीमा निश्चित कर सकेगा। अब 6 है, यदि अधिनियम की धारा 48 के अधीन विवाद लंबित रहने के दौरान किसी व्यक्ति की जो विवाद में पक्ष है मृत्यु हो जाए तो रजिस्ट्रार या मध्यस्थ इस संबंध में आवेदन किए जाने पर मृत व्यक्ति के मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि का पक्ष जैसा स्थानापन्न कर सकेगा और उस स्थानापन्न व्यक्ति के पास न्याय संबंध निर्गत करने का आदेश कर सकेगा। यदि मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि हो तो इसकी आवश्यकता का समाधान हो जाने पर रजिस्ट्रार या मध्यस्थ किसी व्यक्ति को व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन उपबंधित रीति से वाद मित्र अथवा अभिभावक नियुक्त करेगा। यदि प्रश्न उत्पन्न हो कि अमुक व्यक्ति या मृत व्यक्ति का वर्त प्रतिनिधि है अथवा नहीं तो उस प्रश्न को यथार्थी रजिस्ट्रार अथवा मध्यस्थ हल करेगा। 68 का उपनियम 7, पक्षकारों द्वारा दिया गया किसी साक्ष्य पर विचार करने के बाद निबंधक अथवा मध्यस्थ अपना लिखित निर्णय देगा और उस निर्णय में निर्देश संख्या, पक्षों के नाम और विवरण, विवाद का ब्यौरा, साक्ष्य सार तथा निर्णय अथवा निर्णय के आधार उल्लिखित रहेंगे और उसमें स्वीकृत अनुतोष, डिक्रीकृत राशि, भविष्य ब्याज यदि दिया जाए, अधिनिर्णित व्यय
जिससे वसूला जाएगा उस पक्ष का नाम और जिस पक्ष को व्यय दिया जाएगा उसका नाम साफ साफ अक्षर में लिखे रहेंगे। अब 68 का उपनियम 8 देखिए, यह क्या कहता है। यह कहता है कि यदि कोई पक्ष जिसे रजिस्ट्रार अथवा मध्यस्थ के पास उपस्थित होने अथवा कोई साक्ष्य देने के लिए समय की तिथि से सम्मन किया गया हो, सम्मन का अनुपालन नहीं करे तो उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर विवाद का एक पक्षी अथवा अन्यथा निर्णय किया जा सकेगा। 68 का सबसेक्शन 9, कोई विवाद किसी मध्यस्थ परिषद को निर्देशित किया जाएगा तो बहुमत की राय हावी होगी। मध्यस्थ परिषद में एक से अधिक मध्यस्थ होता। 68 का उपनियम 10, रजिस्ट्रार अथवा मध्यस्थ के पास कार्यवाही में कोई पक्ष विधि के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कर सकेगा। 68 का उपनियम 11, निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति अथवा मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के पास कार्यवाहियों के किसी स्तर पर रजिस्ट्रार कार्यवाही के अभिलेख को मंगाकर जांच कर सकेगा एवं कार्यवाही के किसी स्तर पर, किंतु निर्णय अथवा निर्णय देने के पूर्व धारा 48 की उपधारा 2 के अनुच्छेद ख अथवा अनुच्छेद ग के अधीन निर्देशित अथवा अंतिम मुकदमा को वापस ले सकेगा। अब 68 का उपनियम 12, यदि कि रजिस्ट्रेट सोसाइटी से वसूलने लायक किसी राशि को किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की संपदा अथवा प्रतिभूति से वसूला जाए तो संबद्ध सदस्य को लेखा में सतस्थानीय समंजन करने वाला सोसाइटी का कर्तव्य होगा और सदस्य के जिम्मे उस सोसाइटी का कर्ज यदि हो उससे उसकी संपदा अथवा उसकी प्रतिभूति से जब तक रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देश न करे वसूली की गई रकम की मात्रा स्वतः न्यूनीकृत समझा जाएगा। 13 देखिए, 68 का नियम 13, उपनियम 13, रजिस्ट्रार के पास विवाद का निर्देशन प्रपत्र 12 में किया जाएगा, निर्णयार्थ आवेदन प्रपत्र 13 में किया जाएगा, पक्षों की सूचना प्रपत्र 14 में दी जाएगी और सम्मन प्रपत्र 15 में निर्गत किया जाएगा, जो प्रपत्र नियमावली के साथ संलग्न है। अब ख में आइए, 13 उपनियम 13 के ख में, वो तो क था, ख है, धारा 25 के अधीन संपत्ति, धारा 50 के अधीन संपत्ति की कुर्की की सूचना और उसकी कुर्की का आदेश क्रमशः प्रपत्र 21 और प्रपत्र 22 में निर्गत किए जाएंगे। ग, बंधक अधिनिर्णय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों का प्रयोग किया जाएगा। एक, बंधक डिग्री के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या 16। 2, व्यतिक्रम सदस्य पर सूचना पत्र संख्या 17। तीसरा, प्रारंभिक बंधक डिग्री प्रपत्र संख्या 18। अंतिम बंधक डिग्री से पहले सूचना प्रपत्र संख्या 19। अंतिम बंधक डिग्री का प्रपत्र संख्या 20 प्रपत्रों की चर्चा करता है जो नियमावली के संबंध है। अब मैं नियम 59 पाता हूँ जो जिला न्यायाधीश को निर्देशन के संबंध में चर्चा करता है। धारा 48 की चर्चा में मैंने बताया था कि रजिस्ट्रार को अधिकार है कि किसी मामले को जिला न्यायाधीश को निर्देशन कर सके। अब इसमें क्या नियम 59 के उपनियम 1 में कहा गया है, मुकदमों के आरंभ के बाद धारा 48 की उपधारा 8 के अधीन किसी विवाद के निर्णय के लिए जिला न्यायाधीश को निश्चित करने का इच्छुक पक्ष धारा के अधीन निर्देशन की सूचना होने की तिथि से 1 माह के अंदर रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक लिखित आवेदन देगा। अब 2 कहता है 59 का उपनियम 2, रजिस्ट्रार की शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अथवा धारा 48 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ विवाद के निर्देशन अथवा सुनवाई किसी स्तर पर यदि उचित समझे तो उक्त धारा की उपधारा 8 के अधीन कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए जिला न्यायाधीश को निर्देशित करने के सविस्तार कारण सहित मुकदमा के अभिलेख को रजिस्ट्रार के पास अग्रसरित करेगा, जिसकी प्राप्ति पर रजिस्ट्रार अपना निर्णय लेगा। मतलब जिला न्यायाधीश के पास प्रेषित करने का क्या प्रक्रिया होगी, इसका उल्लेख 59 में कहा गया है। अब थोड़ा सम्मन अथवा सूचना की तामली पर आए। यह नियम 70 है। यह कहता है कि नियम 70 का उपनियम 1 कहता है, अधिनियम या इस नियमावली के अधीन प्रत्येक सूचना का सम्मन लिखकर निर्गत किया जाएगा तथा नियम 68 के उपनियम 1 में विहित प्रपत्र में रहेगा और उसे निर्गत करने वाला प्राधिकारी अपने हस्ताक्षर मुहर से अभिप्राणित करेगा। उसकी तामीली रजिस्ट्री डाक से अथवा उस सोसाइटी कार्य क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त निकटतम व्यवहार अथवा राजस्व न्यायालय के जरिए अथवा निबंधक द्वारा अत्युचित समझे गए माध्यमों से किया जाएगी। अब 70 का उपनियम 2 है, सम्मन में आहूत व्यक्ति को
उल्लिखित तिथि, समय और स्थान पर उक्त प्राधिकारी के सामने में उपस्थित होने की अध्यापेक्षा की जाएगी और यह विनिर्दिष्ट रहेगा कि उसकी उपस्थिति किसी जानकारी अथवा साक्ष्य देने अथवा लेख है, नगद अथवा अन्य संपत्ति प्रस्तुत करने अथवा इन सब उद्देश्यों के लिए आवश्यक है तथा सूचना के या संबंध में उस लेख, नगद तथा अन्य संपत्ति का वर्णन रहेगा जिसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को लेख, नगद अथवा अन्य संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए सम्मन किया गया हो तो प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित होने के बदले उससे प्रस्तुत करवा देने मात्र से सम्मन अनुपालित समझा जाएगा। बकायों की मांग है, क्या कहता है 71 नियम 71 में सर्टिफिकेट की कार्रवाई की चर्चा है। यह कहता है कि रजिस्ट्रार धारा 52 के अधीन किसी व्यक्ति अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा देय राशि के संबंध में मांग को सर्टिफिकेट अफसर के पास भेजेगा, जैसा कि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1954 के अधीन प्रावधान है। प्रदूषण नियम के तहत परिसमापक द्वारा निर्दिष्ट मामलों में रजिस्ट्रार लिखित मांग भेजेगा। अब उत्तरमरणों की बैठक के संबंध में, क्रेडिटर्स की बैठक है, उत्तरमरणों क्रेडिटर्स की बैठक संबंध में है। यह विस्तृत है, इसकी चर्चा मैं फिर अगले अंक में करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।